हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। आपको पता है यहां पर हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हर एक वर्ड को एक्सप्लेन कर रहे हैं और जहां पे जरूरत है वहां पे ट्रिक दे रहे हैं, आपको फ्लो डायग्राम दे रहे हैं जिससे कि आपको एनसीईआरटी समझना बहुत ही ईजी हो जाए। क्लियर है? और हाँ, हमारी तीन वीडियो इस चैप्टर की ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाकर देखिएगा। सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। ये फोर्थ एंड लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन समझने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कैसे होता है उसको समझने वाले हैं, हम पढ़ने वाले OHDC ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, हमारी बॉडी कैसे, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग उसे हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ ब्रीदिंग के डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, अस्थमा, एम्फाइसेमा और ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। टोटली ये चैप्टर आज फिनिश होने वाला है। क्लियर है? तो हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, एक्सप्लेनेशन हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। क्लियर है? चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली चीज नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? कौन कौन सी रेस्पिरेटरी गैसेस हैं सर? ऑक्सीजन और CO2, यही दोनों रेस्पिरेटरी गैसेस हैं। उनका एक्सचेंज कैसे होता है? देखिए बोला है एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज्ड इन दिस साइट बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, solubility of gases as well as thickness of membrane involved in diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion। देखो सर कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें दो ऐसी चीजें जहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नंबर 1 मैं आपको बता दूं, पहली चीज कि साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां है, तो मेन जो साइट है यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। प्राइमरी साइट, प्राइमरी मतलब क्या होता है? मेन साइट। साइट मतलब क्या? लोकेशन। वो क्या है बच्चों बताइए? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में ही क्या होता है? यहां पर आपने देखा था इस तरह से एल्वियोलाई होता है और इसके नीचे क्या होती है? ब्लड वेसल होती है। तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो होता है वो किस में आ जाएगा? ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल से CO2 कहां जाएगा? एल्वियोलाई में, है ना? एल्वियोलाई मतलब क्या? लंग्स। तो मेन साइड क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की? एल्वियोलाई है। सेकेंड थिंग बोल रहा है ये जो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है किसके थ्रू होगा? बाय सिंपल डिफ्यूजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है इनका एक्सचेंज। क्लियर है? थर्ड थिंग्स क्या है बच्चों? थर्ड थिंग्स क्या है? ये चीजें किस पर बेस्ड करेंगे? मेनली किन चीजों पर बेस्ड करेंगे? तीन चीजें ऐसे। पहला क्या है? प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये याद रखना, प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सेकेंड क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वन इज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन की बात कर रहा है तो मेम्ब्रेन कौन सी? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। यहां पर लिखना कौन सी मेम्ब्रेन? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्लियर है? अच्छा मैं आपको बता दूं, यहीं पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं सर, मैं क्या बोल रहा हूं। आप ये बोल सकते हैं कि बेस्ड ऑन, है ना? एक्सचेंज किस पर बेस्ड करेगा? तीन चीजें इसने बोली हैं। पहला क्या है? कंसंट्रेशन, या फिर क्या बोला है बताइए? कंसंट्रेशन या फिर क्या? प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट, है ना? सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। दूसरी चीज इसने बोली है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। क्लियर है? और थर्ड इसने बोला है थिकनेस, थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्लियर है? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब मैं आपको बता दूं, पहले समझिए, पहला हम समझेंगे कि सर कंसंट्रेशन या प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब समझिए आप, या प्रेशर ग्रेडियंट। अगर सपोज करिए ये एक चैम्बर है, इसमें हाई प्रेशर है, क्लियर है, और ये एक दूसरा चैम्बर है, चैम्बर B, अच्छा इसको मैं A कंसीडर करता हूं, इसको B, और यहां पे लो चैम्बर है। तो मैं कह सकता हूं हाई जहां पर प्रेशर है वहां पे मैं बोलूंगा प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है। ठीक है? तो यहां से हाई से ऑक्सीजन किधर की तरफ चली जाएगी? लो की तरफ। या फिर CO2 हाई से किधर की तरफ चली जाएगी? लो की तरफ। इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या प्रेशर ग्रेडियंट। तो हमेशा याद रखिएगा, चीजें हमेशा हायर टू लोअर मूव करती हैं। क्लियर है? ये चीजें हो गई। दूसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या है मैं आपको बता देता हूं, सुनिए जरा ध्यान से।
अगर हम कंपैरिजन करें कि अगर हीमोग्लोबिन यहां पर है तो हीमोग्लोबिन किन किन चीजों से बाइंड कर सकता है। देखिए, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी बाइंड कर सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है, सबसे पहले किससे को अट्रैक्ट करेगा, तो आप क्या बोलेंगे? राइट आंसर ऑक्सीजन नहीं है। आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बताता हूं। यहीं पर सारे क्वेश्चन यहां से जब फ्रेम होते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रॉन्ग कर देते हैं, लेकिन आपसे ये नहीं होगा। देखिए जरा, मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन प्यार करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, इससे थोड़ा सा कम प्यार करता है CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से, और सबसे कम प्यार किससे करता है? हमारी प्यारी ऑक्सीजन से। जी हां, मैं आपको बता दूं, अगर हीमोग्लोबिन के सामने, याद रखिएगा, ऑक्सीजन और CO2 है, ठीक है, तो जनरली ऑक्सीजन को छोड़कर के वो CO2 को 20 to 25 टाइम्स, है ना, 25 टाइम्स ज्यादा प्यार करता है। यानी ऑक्सीजन और CO2 खड़ी रहेगी तो सबसे ज्यादा तेजी किसकी तरफ भागेगा? CO2 की तरफ। क्लियर है? वहीं अगर बात करें ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में, तो नो डाउट बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर अगर देखा जाए ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में, तो यहां पे 200 to 250 टाइम्स ज्यादा प्यार करता है, यानी ज्यादा तेजी से बाइंड होता है किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। यही वो रीजन है जिससे कई बार बिल्डिंग में फायर लगने पर लोगों की डेथ हो जाती है। जी हाँ, जानेंगे हम, ठीक है, जब हम OHDC पढ़ेंगे ना, तो हम सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे कि सर कई बार ऐसा होता है कि बिल्डिंग में फायर लगती है, लोग जलते नहीं लेकिन दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। कैसे? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस हो गई। थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कितना होता है? लेस देन 1 मिलीमीटर। NCERT कहती है इस चीज को, याद रखिएगा, कितना होता है? लेस देन 1 मिलीमीटर। इसका ऐसे फ्लो डायग्राम बना लीजिए और अपनी NCERT पर अभी नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आगे देखिए बच्चों, क्या कहती है, क्या कहती है NCERT? प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट, पार्शियल प्रेशर क्या है ना? यहां पर देखो, सपोज करो ये एक कंटेनर है ना, ये एक कंटेनर है, इसमें बहुत सारी गैसेस हैं सर, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, और सपोज करो और भी कोई गैसेस है, फ्लोरीन है ना, ये सारी गैसेस हैं। अब ये गैसियस एक मिक्सचर है, तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? किसी भी गैसियस मिक्सचर में किसी एक गैस के थ्रू जो प्रेशर लगाया जाता है उसी को बोलते हैं, उस गैस का पार्शियल प्रेशर। जैसे समझो, मैं अगर बोलूं कि देखो हाइड्रोजन इस वॉल पर जितना प्रेशर लगा रहा होगा उसी को हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। क्लियर है? जितना ऑक्सीजन इस वॉल पर प्रेशर लगा पा रहा होगा अकेला, उसी को ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। CO2 जितना प्रेशर लगा पा रहा होगा इस वॉल पर, तो उसी को क्या बोलेंगे? CO2 का पार्शियल प्रेशर। समझ पा रहे हैं? फिर से पढ़ लीजिए, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस, एक अकेली गैस जितना प्रेशर लगा रही है, इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एक गैसियस मिक्सचर में, उसी को उसका क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। क्लियर है? एंड इज रिप्रेजेंटेड एज, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एंड CO2 के लिए क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन एटमॉस्फेरिक एयर and the two sites of diffusion are given in table 14.1। जी हाँ, हम देखेंगे टेबल को, and in 14.3 the data given in the table clearly indicate a concentration gradient of for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue similarly। जी हाँ, आगे ये concentration gradient दिया गया है टेबल में कि कहां पर कितना होता है। ये तो तुम्हें समझ लेना, ये वेरी IMP, जस्ट अ सेकेंड, ये तो तुम्हारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट करो, ये तुम्हें समझ में आना ही चाहिए। लेकिन ये ऐसे रटोगे तो भूल जाओगे, रटना ही नहीं मैं कहता हूं सर, है ना। पहले तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट करो, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट करो। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हुए, इसे लर्न कैसे करेंगे मैं बताता हूं। फंक्शन के साथ पढ़िए, है ना, क्या जरूरत है इसे रटने की, यहां पर पढ़िए। देखिए मैं क्या कहता हूं सर, सुनिए जरा ध्यान से। हमारी बॉडी की टिश्यू या सेल यहां पर है,
है ना, हमारी बॉडी की टिश्यू या सेल यहां तक हमें ऑक्सीजन पहुंचानी है। कहां से? एटमॉस्फेयर से। तो सपोज करिए हमारे पास एटमॉस्फेयर यहां पर है। अगर एटमॉस्फेयर में हम देखें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है ना, वो हमें पहली चीज पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, एटमॉस्फेयर में हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, एल्वियोलाई में, बाकी जगहों पर कितना होता है। देखो मैं क्या कहता हूं, अगर एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो ये होता है 159 mmHg, ये आपको पता होना चाहिए। CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है एटमॉस्फेयर में? 0.3 mmHg। क्लियर है, इतना होता है। तो पहले हम क्या समझेंगे, पहले इंस्पायरेशन करते हैं, है ना, इंस्पायरेशन ऑक्सीजन को लेकर के जाते हैं, पहले टिश्यू तक पहुंचाते हैं, फिर CO2 को लाएंगे, समझिए। तो मैं यहां पे एक कलर चूज कर लेता हूं। चलिए, ऑक्सीजन अगर हमारे एल्वियोलाई यानी लंग्स में जाती है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इंस्पायरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इंस्पायरेशन, ये हमें पता है। और जब ये ऑक्सीजन एल्वियोलाई में जाती है तो याद रखिएगा, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है कितना होता है? 104 mmHg, और CO2 का कितना होता है? 40 mmHg। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है बच्चों, ये पल्मोनरी आर्टरी, इसके पास जो ब्लड होगा ना, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हुआ? डी मतलब क्या? रिमूव। एक ऐसी आर्टरी या वेन जिसमें ऐसा ब्लड प्रेजेंट है जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, क्लियर है, उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? अब समझो, यहां पर अगर देखें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है तो आप बोलेंगे सर 40 mmHg। कोई भी ब्लड की आर्टरी या वेन हो जहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वहां पर यही प्रेशर होगा, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होगा वो होगा 45 mmHg। क्लियर है? अब जरा समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जो यहां से जा रहा है आगे की तरफ, है ना, तो अब इसमें देखिए आप, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 40 mmHg। एल्वियोलाई में कितना है? 104। तो एल्वियोलाई में ज्यादा है, एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर क्या है? ज्यादा है। और कहां पर कम है बताइए? एल्वियोलाई में ज्यादा है प्रेशर ऑक्सीजन का, कहां पर कम है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो चीजें हायर टू लोअर मूव करती हैं, वी ऑलरेडी नो। तो क्या होगा, यहां से एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है वो आ जाएगी इस ब्लड में, तो ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो गया। क्लियर है? अब ये जो पल्मोनरी वेन है ये ब्लड लाएगी कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? ये समझ पा रहे हैं? और देखिए मैं आपको यहीं पर CO2 का भी बता देता हूं। CO2 का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखिए 45 mmHg है, क्लियर है। और एल्वियोलाई के अंदर कितना है? 40 mmHg। यानी कम कहां पर है प्रेशर CO2 का? एल्वियोलाई के अंदर, लंग्स के अंदर। ज्यादा कहां है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा है तो हायर टू लोअर चीजें मूव करती हैं, इसीलिए CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से किधर चला जाएगा बताइए? एल्वियोलाई के अंदर। क्लियर? यहां पर एक्सचेंज हो गया। अब हमें पता है कि जब ऑक्सीजन यहां पर आ गया तो ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा सर? 95 mmHg। कहीं पर भी ब्लड हो अगर वो ऑक्सीजनेटेड है तो यही होगा, याद रखिएगा। और CO2 का कितना होगा? 40 mmHg, याद रखिएगा, ठीक है। कहीं पर भी अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यही पार्शियल प्रेशर होगा। आप यहां पर सिस्टमेटिक आर्टरी में देख सकते हैं। क्लियर है? अब यही पल्मोनरी वेन जाकर के यहां पे लेफ्ट एट्रिया में ओपन होती है। लेफ्ट एट्रिया से ये ब्लड कहां आएगा बताइए? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से यही ब्लड पंप कर दिया जाएगा सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू, जिसे हम सिस्टमिक एओर्टा भी कहते हैं या एब्डोमिनल एओर्टा भी कहते हैं, डॉर्सल एओर्टा भी इसी को कहते हैं। ये कैसा ब्लड कैरी करेगी? ऑक्सीजनेटेड। और मैंने क्या बताया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कंसंट्रेशन क्या होगा ऑक्सीजन का? 95 mmHg। और CO2 का कितना होगा? 40 mmHg। क्लियर है? अब ऑक्सीजन देखिए, अब यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और टिश्यू के पास क्या होता है? टिश्यू के पास अगर आप देखें तो टिश्यू के पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 40 mmHg। क्लियर है? CO2 का कितना होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है?
45 mmHg। अब जरा ध्यान देना, अब यहां पर आप ध्यान देना, मैं ये कह रहा हूं इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा है ऑक्सीजन, टिश्यू के अंदर कम है, इसीलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कहां पर आ गई, देखो टिश्यू के अंदर आ गई। क्लियर है? अब सुनिए, हमारे टिश्यू या सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, कितना है 45 mmHg। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है 40 mmHg, यानी कि ज्यादा कहां पर है टिश्यू के अंदर, कम कहां पर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। इसीलिए यहां से टिश्यू के अंदर से CO2 कहां चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी। जैसे ही ब्लड में जाएगी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो आप देख लीजिए यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कौन करेगा, सिस्टमिक वेन। और सिस्टमिक वेन डीऑक्सीजनेटेड अगर ब्लड कैरी कर रहा है तो मैंने आपको बताया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना होगा 40 mmHg और CO2 का कितना होगा 45 mmHg। अब यही फिर से सिस्टमेटिक वेन जो है ये इंफीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा के थ्रू जाएगी कहां पे, राइट एट्रियम के पास। राइट एट्रियम से ये ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल के थ्रू ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए कहां पर भेज दिया जाएगा, लंग्स के पास। लंग्स में एल्वियोलाई के पास जाएगा, फिर से वहां से ऑक्सीजन ले लेगा और अपनी गंदी CO2 डाल देगा। यही प्रोसेस है सर। समझ पा रहे हैं? कितनी आसान है ना? बस आपको समझना है। एक बार ये फ्लो चार्ट आपने बना लिया, समझ लिया, सब कुछ इजी हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत कमाल की प्रोसेस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, तो पहली चीज हमने जान ली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है। दूसरा हमने क्या जान लिया था, हमने देख लिया था कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये भी देख लिया था। अब थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन देख रहे हैं, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कैसे होता है। यहां पर देखिए एल्वियुलर कैविटी है, एल्विलाई की यानी लंग्स की कैविटी हम कह सकते हैं। यहां एटमॉस्फेयर से जब ऑक्सीजन आ रही है अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ आ रही है तो हमने बोला इंस्पायरेशन, और जब यहां से CO2 जा रही है तो क्या बोला, एक्सपायरेशन। ये हमें पता है। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन यहां से इस ब्लड वेसल में एंट्री कर रही है और यहां ब्लड वेसल से CO2 जो है वो एंट्री कर रहा है कहां, एल्वियोलाई में। यही तो हो रहा था सर, इसी को बोलते थे क्या, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, है ना, बाय सिंपल डिफ्यूजन होता था। तो याद रखिए रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है कहां, मैं आपको बताता हूं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है कहां। सुनिए जरा ध्यान से, ये जो एल्वियुलर की मेम्ब्रेन है ना, एल्वियोलाई की ये जो मेम्ब्रेन आप देख पा रहे हैं, है ना, ये बनी है किसकी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। याद रखिएगा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। ये वन सेल्ड होती है। ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की होती है। क्लियर है? और आप देखिए ब्लड वेसल की एक ही सेल होती है ना, एक ही लेयर की सेल होती है जिसे बोलते हैं एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हो गई बेटा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हो गई, और यहां पे कौन सी, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज हो गई। इन दोनों के बीच में यहां पर देखिए आप एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दैट इज व्हाट, बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट सब्सटेंस कहते हैं। क्लियर है? तो ये तीनों मिलकर के, ये तीनों लेयर मिलकर के बनाती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्या बनाती है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। बोला था आपसे, क्या बोला था, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसकी थिकनेस कितनी होती है, एनसीईआरटी कहती है लेस देन 1 मिलीमीटर। बोलिए सर, क्लियर हुआ? जी हाँ, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, समझ में आ गया सारी चीजें, कितनी अच्छी बात है। आगे आइए पढ़ते हैं, है ना। ये तो हमने पढ़ लिया। ये देखिए सारी चीजें वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू में कितना होगा, एल्वियोलाई में कितना होगा, एटमॉस्फेयर में कितना होगा, सारी चीजें ऑलरेडी गिवन है। यहां पर देखिए, अब यहां पर एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी क्या कहती है सर, सुनिए। अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 in the opposite direction, that is from tissue to blood and blood to alveoli। जी हाँ, CO2 कहां से, पहले टिश्यू से किस में आएगा, ब्लड में आएगा, ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिर कहां आएगा, एल्वियोलाई में आएगा। ठीक है, एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। देखो मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन और CO2 में अगर कंपैरिजन करें तो जो ऑक्सीजन को छोड़ करके CO2 के साथ हीमोग्लोबिन कितने टाइम ज्यादा बाइंड करेगा, 25 टाइम ज्यादा, 20 to 25 टाइम ज्यादा। क्लियर है?
आगे देखिए, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू द ऑक्सीजन। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या है? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को बोल रहा है, ठीक है, लिख लीजिएगा। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर, याद रखिएगा। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मतलब क्या? रेस्पिरेटरी जो मेम्ब्रेन होती है, लिख लो यहां पे। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को क्या लिखेंगे? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है ना बच्चों, मेम्ब्रेन, क्लियर। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कितनी लेयर की हो गई? 3 लेयर की मैंने बताया था। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियुलर वॉल, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, तीसरा क्या था? एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, क्लियर है। तो यहां पर देखिए, नेमली द थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई नंबर 1, दूसरा जो है वो क्या है? एंडोथेलियम ऑफ एल्वियुलर कैपिलरी। एल्वियुलर कैपिलरी मतलब क्या? एल्वियोलाई के पास वाली ब्लड कैपिलरी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और जो तीसरा है वो क्या है बताइए? बेसमेंट सब्सटेंस, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वैमस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियम सेल ऑफ कैपिलरीज, यानी ये एल्वियोलाई को भी सपोर्ट कर रहा है और क्या? ब्लड की कैपिलरीज को भी सपोर्ट कर रहा है। आगे देखिए, ये कहां होता है? इन बिटवीन देम, यानी एल्वियोलाई और बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। ये चीजें कह रही है एनसीईआरटी। हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेसर देन अ मिलीमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ मिलीमीटर है ना, यानी लेस देन 1 मिलीमीटर है, याद रखना जो मैंने आपको बताया, लेस देन 1 मिलीमीटर। आगे देखिए, देयरफॉर all the factors in our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissue and that of CO2 from tissue to alveoli। सारी चीजें हमारी जो बॉडी में हैं वो फेवर करती हैं कि ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में जाए और जो टिश्यू से CO2 है वो ब्लड वेसल में जाए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी, क्या बात है सर। आगे देखिए, ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। जो एल्वियोलाई में था, याद रखो, जो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन थी वो किस में आ चुकी है बच्चों? वो किस में आ चुकी है सर? वो ब्लड वेसल में आ चुकी है ना। ये ऑक्सीजन ब्लड वेसल में आ चुकी है। तो इस ब्लड वेसल से ये ऑक्सीजन कैसे इस सेल या टिश्यू के पास जाएगी? इसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, है ना। और इस सेल से CO2 कैसे इस एल्वियोलाई के पास में आएगा, इसी चीज को हमें पढ़ना है। क्लियर? बहुत ही आसान होने वाला है, बहुत ही आसान। फ्लो डायग्राम दूंगा, सब खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, है ना, पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कहती है एनसीईआरटी, बहुत ही सिंपल वे में। ब्लड इज मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड CO2। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाई RBC इन द ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट, and remain 3% of oxygen is carried in the dissolved state, very important, dissolved state through the plasma। तो जो ऑक्सीजन है वो 97% आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जा रही है, while 3% प्लाज्मा के थ्रू इन डिसॉल्व फॉर्म। क्लियर है? एंड नियरली 20 to 25% of CO2 is transported by RBC, whereas 70% of its is carried as bicarbonate and 7% of CO2 is carried in a dissolved state through the plasma। सर ये तो कंफ्यूजन भी हो जाएगा कई बार, आप रट लेंगे तो थोड़ा ओवरलैपिंग भी हो जाएगी। आप ओवरलैपिंग ना हो इसके लिए मैं एक फ्लो डायग्राम बना देता हूं। देखिए यहां पर मैं फ्लो डायग्राम देता हूं, मैं लिखता हूं सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। देखिए बहुत सिंपल है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। हाँ, कौन सी गैसेस? रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस कितनी हैं? 2 ही हैं सर, ऑक्सीजन है सर और कौन है? CO2, है ना, 2 ही गैसेस हैं। अब जरा समझो आप, अब ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 2 चीजों के थ्रू होता है। कैसे सर? बाई प्लाज्मा होगा, बाई प्लाज्मा। कैसे? डिसॉल्व फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म या डिसॉल्व स्टेट बोल सकते हैं, फॉर्म और स्टेट एक ही होता है। क्लियर है? और बाई आरबीसी, है ना, बाई आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है बच्चों? हीमोग्लोबिन हम कह सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। और CO2 को अगर आप देखें, CO2 में हम
तीन चीजें होती हैं, 3 टाइप से इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है CO2 का। नंबर 1 कहता है बाई प्लाज्मा। बाई प्लाज्मा कैसे? डिजॉल्व स्टेट में या डिजॉल्व फॉर्म में? डिजॉल्व फॉर्म, क्लियर? प्लाज्मा के थ्रू। एज बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट कितने % होता है? और बाई आरबीसी, आरबीसी है ना, कैसे बच्चों? एज कार्बमीनो हीमोग्लोबिन, एज कार्बमीनो हीमोग्लोबिन, क्लियर है? तो एज कार्बमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आरबीसी के थ्रू कितना ट्रांसपोर्ट होता है ये हम देखेंगे, क्लियर है? अब यहां पर देख लीजिए वैल्यू क्या है। मैं ये कहता हूं सर एनसीईआरटी जो कहती है ना, प्लाज्मा के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो सर 3% ट्रांसपोर्ट होती है, जबकि 97% एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन आरबीसी के थ्रू है ना ट्रांसपोर्ट होती है ना 97%। प्लाज्मा के थ्रू CO2 जो है वो 7% होता है ना। और एज अ बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन क्या है? HCO3- है ना, ये है बाइकार्बोनेट आयन। तो इसके थ्रू 70% को लिखेंगे मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम, ये पूछा गया क्वेश्चन है, मैक्सिमम CO2 ट्रांसपोर्टेड एज, तो आप क्या बोलेंगे? बाइकार्बोनेट आयन, क्लियर है? और जब आरबीसी के थ्रू होता है तो किस फॉर्म में होगा? एज कार्बमीनो हीमोग्लोबिन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ फ्यूज हो जाती है, मर्ज हो जाती है, तो उस प्रोडक्ट को बोलते हैं कार्बमीनो हीमोग्लोबिन। और इस फॉर्म में कितना होता है? 20 to 25%। अगर हम ऑन एन एवरेज देखें ना, अप्रॉक्स ये कितना हो जाएगा आपका? 23%, ठीक है? क्योंकि 7% क्या है प्लाज्मा के थ्रू, 70% किसके थ्रू है बताइए? बाइकार्बोनेट आयन के, तो बचा कितना? 23। तो किसके थ्रू? आरबीसी के थ्रू। इस फ्लो चार्ट का, डायग्राम का आप क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर है? हर एक चीज मैच करेगी सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरे वीरों, मेरे शेरों, आगे बढ़ते हैं। देखिए सर आगे है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन देख लेते हैं कैसे होता है। देखिए यहां पर हमको पता है आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो होता है वही ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना। वन हीमोग्लोबिन हैविंग एबिलिटी टू कैप्चर 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यू और सेल, क्लियर है? याद रखिए, यहां पर देखिए क्या बोला है? हीमोग्लोबिन इज रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हीमोग्लोबिन क्या है? रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जिसमें 4 फेरस आयन होते हैं, Fe2+, याद रखिएगा। आयरन को लिख लेना ऐसे, Fe2+, ये फेरस है ना, फेरस फॉर्म में आयरन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, आपने बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ा इसे। प्रेजेंट इन द आरबीसी, आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जब भी हीमोग्लोबिन के साथ, याद रखिएगा हीमोग्लोबिन है, इसके साथ 4 ऑक्सीजन ऐसे बाइंड होगी। जब ये बाइंड होगी तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस बनती है जिसमें HB, है ना, HB4O2 ऐसे, ठीक है। अब ये जो HB4O2 बना, इसी को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा इसे, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर रहा है। आगे देखिए सर क्या बोला है? ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। जी हाँ, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को करेगा कैरी। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज पार्शियली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन आयन concentration and temperature are the other factor which can interfere with this binding. very very important। क्या बोल रहा है सर कि जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन की किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी कि सर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, ठीक है, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यानी एसिडिटी, है ना, एसिडिटी कितनी है इस पर भी डिपेंड करेगा। साथ ही साथ टेम्परेचर कितना है इस पर भी डिपेंड करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या बोला है सर, आगे क्या बोला है? एज सिग्मोइड कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर देखिए, एज सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन द परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेन द
partial pressure of oxygen. This curve is called the oxygen dissociation curve. Very very important, समझिए। यहां पर देखिए एक चार्ट बनाया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर देखिए ये है सर। इससे मैं बताऊं आज तक बच्चों इससे 10+ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नीट के एग्जाम में, बस इस सिंगल चार्ट से। और इसको समझ लिया ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की मैं आपको बताता हूं, सुनिए ये क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है, यहां पर है हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन का, क्लियर है। यहां क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इस साइड। तो ये जनरली कहना क्या चाहता है मैं आपको बताता हूं, सुनिए जरा ध्यान से। ये कहना चाहता है कि हमें पता है ऑलरेडी कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी होता है, ध्यान से समझिए, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी जो है ऑक्सीजन के साथ कितना बाइंड करती था, सिर्फ 97%, है ना। हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कितना करता था, 97%, जबकि 3% प्लाज्मा के थ्रू होता था। हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ जो ऑक्सीजन है वो 97% ही किसके साथ बाइंड करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ, क्योंकि हीमोग्लोबिन कहां है, आरबीसी में है, क्लियर। तो उससे हम जब देखते हैं सैचुरेशन का लेवल, तो एक ग्राफ मिलता है हमें। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ना, ये वाला ग्राफ, इसको बोलते हैं सिग्मोइड ग्राफ, सिग्मोइड, है ना, सिग्मोइड कर्व। तो ये पहले याद रखना कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में जो ग्राफ मिलता है, जो कर्व मिलता है, वो कैसा है, सिग्मोइड। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि ग्राफ कब लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, कब राइट साइड शिफ्ट होगा, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं। सुनिए, पहले इसको समझ लीजिए। अगर पहले इस ग्राफ को अगर हम समझे बहुत अच्छे तरीके से, तो हमें यह पता है कि नियरली, देखिए नियरली 97%, यहां पर ध्यान से देखिए आप, नियरली 97% हीमोग्लोबिन, है ना, के साथ ऑक्सीजन बाइंड होने के लिए जो पार्शियल प्रेशर चाहिए वो ऑलमोस्ट कितना चाहिए हमें, 100, है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना चाहिए, 100 mmHg, ऑलमोस्ट इतना चाहिए, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 होगा, तब आरबीसी जो है, आरबीसी जो है उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो 97% हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो चुकी होगी ऑक्सीजन। समझ पा रहे हैं, फिर से रिपीट करता हूं, वर्ड को ध्यान से सुनिए। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लंग्स में, एल्वियोलाई जिसे कहते हैं, लंग्स में 100 mmHg के अराउंड हुआ, उस टाइम हमारी हीमोग्लोबिन के साथ 97% ऑक्सीजन अटैच हो चुकी होगी, क्लियर है, समझ पा रहे हैं। अब जरा समझिए, ये ग्राफ लेफ्ट या राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो सकता है। जैसे यहां पर देखिए, ये अगर ग्राफ ऐसे हुआ शिफ्ट, तो इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट। सर राइट शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, मैं तुम्हें बता दूं। पहली चीज, राइट शिफ्ट कब होगा, राइट शिफ्ट की कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन। ये अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसा होगा, राइट साइड की तरफ ये ग्राफ शिफ्ट करेगा। सेकेंड थिंग, इसको हम कहते क्या है, नोन एज, इसको बोलते हैं बच्चों बोर्स इफेक्ट, बोर्स इफेक्ट, है ना, ये चीजें होती हैं। अच्छा, ये क्यों होगा और कब होगा, और इसकी मेन चीज क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है, उसको हम समझें अगर, तो मैं ये कहना चाहता हूं, समझिए, जो ऑक्सीजन, ध्यान से समझिएगा, जो ऑक्सीजन 25 के, यहां पर देखिए, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हुआ, 25। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 25 है, तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट, यहां पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, 50% हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जा रही है ना। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 25 है, तो उस टाइम पर 50% हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो चुकी है। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन हुई तो 50% हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होने के लिए अब कितना चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑलमोस्ट देखिए 60 के अराउंड या 55 के अराउंड। समझ पा रहे हैं क्या? तो यानी अब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है।
अनफेवरेबल कंडीशन में। इसीलिए क्या होता है, जब आप दौड़ते हैं तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ना, अनफेवरेबल कंडीशन है। भागकर बस पकड़ रहे हैं, ट्रेन पकड़ रहे हैं, है ना, तो वो अनफेवरेबल कंडीशन है, तो ज्यादा ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ती है आपको। क्लियर है? अब ये चीजें हैं क्या, मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिए। पहली चीज ये समझ में आ गई कि अगर ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेगा, अगर ये ग्राफ राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेगा तो हमें ज्यादा से ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। ये चीज हमें समझ में आ गई। तो ये ग्राफ राइट साइड की तरफ शिफ्ट होता क्यों है ना, इसकी ट्रिक पूछी जाती है। ट्रिक मैं दे देता हूं, बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि ये ग्राफ राइट साइड शिफ्ट होगा। तो इसकी ट्रिक मैं देता हूं आपको, कैडेट फेस राइट, कैडेट फेस राइट। क्लियर है? जो कैडेट होगा वो फेस को, इस ग्राफ के फेस को राइट साइड शिफ्ट कर देगा। कैडेट का फुल फॉर्म क्या हुआ बच्चों, यहां पर देख लीजिए। कैडेट मतलब क्या, CO2। अगर CO2 इंक्रीज हो रहा है, CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो ये ग्राफ राइट साइड शिफ्ट होगा। ए फॉर व्हाट, एसिडिटी। ए फॉर व्हाट, एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब क्या, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो है अगर इंक्रीज हुआ या एसिडिटी इंक्रीज हुई तो ग्राफ राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगा। डी फॉर व्हाट, 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। क्लियर? ध्यान से सुनिए, 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो कि बनता है ग्लाइकोलाइसिस में। अगर इसका भी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ उस केस में भी ये ग्राफ राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेगा। ई फॉर व्हाट, एक्सरसाइज, है ना, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जब आप करते हैं, एक्सरसाइज इंक्रीज करेंगे तो भी ये ग्राफ राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगा। टी फॉर व्हाट, टेम्परेचर। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर आपकी बॉडी का इंक्रीज हुआ तो भी ये ग्राफ राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगा। ये याद रखिएगा। क्लियर? इसीलिए क्या होता है, जब गर्मियां पड़ती हैं आपको सफोकेशन होता है तो इतना बड़ा मुंह खोल के सांस लेते हैं आप, है ना, ये चीजें होती हैं। तो याद रखिए, इसका फ्लो चार्ट का, इस फ्लो चार्ट का आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझते हैं ये ग्राफ लेफ्ट साइड कब शिफ्ट होगा। ये देखिए, ग्राफ लेफ्ट साइड कब शिफ्ट होगा। लेफ्ट शिफ्ट तब होगा जब कंडीशन फेवरेबल हो। पहले लिख देता हूं, लेफ्ट साइड की तरफ अगर ये लेफ्ट साइड हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, फेवरेबल, फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए। इसे हम कहते क्या है, नोन एज, तो हम बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे हेल्डन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, हेल्डन इफेक्ट। ठीक है, इसे हम बोलेंगे हेल्डन इफेक्ट। ये होगा क्या, कब होगा ये, ठीक है, मैं आपको बता दूं ये कब होगा, जस्ट राइट का अपोजिट। जैसे राइट साइड, जिन चीजों की वजह से राइट साइड शिफ्ट हो रहा था उनके जस्ट अपोजिट, उन चीजों को डिक्रीज होने पर क्या होगा, ये लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा। ठीक है, जैसे यहां पर CO2 इंक्रीज कर रहा था तो नो डाउट यहां पर ऑक्सीजन क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। तो यहां पर क्या होनी चाहिए, फेवरेबल कंडीशन में क्या होनी चाहिए, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है तो लेफ्ट साइड ग्राफ शिफ्ट होगा। अगर CO2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो ग्राफ लेफ्ट साइड आएगा। अगर आप एक्सरसाइज, है ना, एक्सरसाइज जो है वो कम करते हैं, डिक्रीज होगा। एक्सरसाइज अगर डिक्रीज होगी तो ग्राफ लेफ्ट साइड। अगर टेम्परेचर हमारी बॉडी का कम होता है उस, है ना, उस टाइम भी क्या होगा, ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। अगर एसिडिटी या फिर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होता है, एसिडिटी कम होती है उस टाइम भी ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। क्लियर है? ये टोटल है ग्राफ के बारे में, याद रखिएगा। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, याद रखिए, ऑक्सीजन कैसे डिसोसिएट होगी, कब एसोसिएट होगी। अच्छा, और एक चीज मैं बता दूं आपको, ये जो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है यहां पर क्या हो रहा होगा जरा समझो, ये कब होगा, एट टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल, है ना, कहां हो रहा होगा ये, टिश्यू लेवल पे। जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन टूट करके कहां जा रही होगी, टिश्यू में। ठीक है, तो डिसोसिएशन हो रहा है ना, डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, टूट जाना। ठीक है, और ये क्या होगा, ये जो हो रहा है हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट होगी कौन, ऑक्सीजन। ये कहां हो रहा होगा, एट लंग्स, है ना, लंग्स की साइड पर हो रहा होगा, एल्वेलाई के पास में हो रहा होगा, याद रखिएगा ये। क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? और नहीं समझ में आया ना तो एक बार फिर से रिवाइज करके देखिए, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? अब देखिए इन्हीं चीजों को लिखा गया है यहाँ पे,
यहां पर देखिए बच्चों क्या दिया है, यहां पर देखिए, दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व and is highly useful in study the effect of factor like partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration, etc. on binding of oxygen with hemoglobin in the alveoli, whereas there is a high partial pressure of oxygen, low partial pressure of CO2, lesser hydrogen ion concentration and low temperature. very important. देखो क्या बोला है, बोला है कि जब ऑक्सीजन बाइंड हो रही है एल्वेलाई के पास में, है ना, ऑक्सीजन बाइंड हो रही है किसके पास, एल्वेलाई के पास में, ठीक है, उस टाइम पर क्या होना चाहिए, ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, देखो ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, तो क्या हो रहा है इन द एल्वेलाई, वेयरएज क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए ऑक्सीजन का, ग्राफ में मैंने बताया फेवरेबल कंडीशन का, लेफ्ट साइड शिफ्ट का, लो होना चाहिए क्या, CO2, लो क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, और लो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर, है ना, ये एल्वेलाई के पास में होता है, बताया था मैंने आपको। इसका जस्ट अपोजिट कब होगा, राइट शिफ्ट में। देखिए एनसीईआरटी कहती है उस चीज को, द फैक्टर आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इन चीजों की वजह से क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वेयर एज इन द टिश्यू लेवल पर क्या होगा, टिश्यू लेवल पर क्या होगा, वेयर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हायर टेम्परेचर एग्जिस्ट। जी हाँ, जब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू के पास जाएगा तो ये चीजें अपोजिट हो जाएंगी, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो गया, CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, एसिडिटी ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन टूट कर चला गया कहां, टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर। क्लियर हुआ, चलिए बहुत अच्छे। देखिए द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के लिए फेवरेबल है, याद रखिए, टूटने के लिए, ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट ऑक्सीजन गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड एट द टिश्यू। जी हाँ, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होगी लंग्स के पास में और डिसोसिएट होगी कहां पर, टिश्यू के पास में। देखिए अब वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर्ड अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है 100 ml तो वो 5 ml CO2 को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा टिश्यू को। क्लियर है, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। क्लियर है, वहीं अगर देखें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर हुआ तो वो 4 ml CO2 को ट्रांसपोर्ट करेगा एल्वेलाई के पास में। आगे देखिए, ठीक है, यहां पर देखिए CO2 के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में हमने पढ़ लिया सब, CO2 के बारे में देख लीजिए। देखिए CO2 इज कैरी आउट बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, है ना, कितना परसेंट बताया था मैंने, 20 to 25%, मैंने अप्रॉक्स कितना बताया था, 23%, लिख सकते हैं आप 23%। This binding is related to the partial pressure of carbon dioxide. Partial pressure of oxygen is major effect which could affect this binding. और अगर partial pressure of oxygen है तो वो भी इसको affect कर सकता है। When partial pressure of CO2 is high and partial pressure of oxygen is low, as in the tissue, more binding of CO2 यानी carbon dioxide occurs, whereas when the partial pressure of CO2 is low and partial pressure of oxygen is high, as in alveoli, dissociation of CO2 from the carbamino hemoglobin takes place. That is CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered at the alveoli. देखो ये भयानक चीजें क्या क्या रहा है, मैं आपको बता दूं, सिंपल सी चीजें बोला है। देखो सिंपल सी बात है, ये बोला है टिश्यू है, टिश्यू के पास में CO2 ज्यादा है ना, यहां पर एल्वेलाई है, ये मटका है ना, यहां पर क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है और ऑक्सीजन क्या है, हाई है, CO2 क्या है, कम है। क्लियर है, टिश्यू के पास उल्टा है, टिश्यू के पास CO2 क्या है, ज्यादा है, ऑक्सीजन क्या है, कम है ना, ये हमें पता है। तो ये बोल रहा है कि जब ये CO2 जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास यहां पर जाता है तो एल्वेलाई के पास में CO2 कम होती, इसीलिए यहां से CO2 कहां चली जाएगी, एल्वेलाई के अंदर। एल्वेलाई में ऑक्सीजन ज्यादा होता है इसलिए ब्लड वेसल में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा।
और फिर यही ऑक्सीजन फिर से कहाँ जाएगा, टिश्यू के पास, और टिश्यू के अंदर चला जाएगा, क्योंकि टिश्यू में क्या है, ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा है। बस इतनी सी बात है। क्लियर? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में। बहुत अच्छे। आगे देखिए बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर देखिए क्या बोला है, RBC as contain a very high concentration of enzyme carbonic anhydrase and minute quantity of same is present in plasma too। very very important। कार्बोनिक एनहाइड्रेज किस में प्रेजेंट होता है, आरबीसी में, याद रखिएगा। और ये अब तक का सबसे फास्टेस्ट काम करने वाला एंजाइम है। लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, फास्टेस्ट एंजाइम, फास्टेस्ट एंजाइम सो फार। जी हाँ, अब तक का सबसे तेजी से काम करने वाला एंजाइम कौन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये मेनली कहां प्रेजेंट होगा, आरबीसी में होगा, बट इसका स्मॉल क्वांटिटी, कुछ थोड़ी बहुत मात्रा जो है वो किसमें होती है, प्लाज्मा में। देखिए बोला प्लाज्मा टू, जी हाँ, प्लाज्मा में भी होती है। ठीक है, दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। तो देखिए आप, CO2 है, अगर ये वाटर के साथ प्लाज्मा में है, ठीक है, तो इन दोनों को कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोनिक एसिड में, और कार्बोनिक एसिड को किसमें, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। क्लियर है? और हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो जाएगा। ये प्रोसेस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हायर ड्यू टू द कैटाबोलिज्म। टिश्यू के पास CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है क्योंकि कैटाबोलिज्म हो रहा है ना, CO2 प्रोड्यूस हो रही है वहां पे। CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड, RBC एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन at the alveolar site, whereas partial pressure of CO2 is low, the reaction proceed in the opposite direction, lead to the formation of CO2 and water. Thus CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out as CO2। बोला है, सिंपल सी बात है कि जो CO2 होता है, जो हमने पढ़ा ऑलरेडी, जो CO2 होता है वो जब वाटर के साथ प्लाज्मा में बाइंड करेगा तो बनाएगा क्या, बाइकार्बोनिक एसिड H2CO3, है ना, H2CO3 बनेगा। लेकिन जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में, है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस प्लस क्या, हाइड्रोजन आयन। क्लियर है? तो आपको पता है ये बाइकार्बोनेट के आयन के फॉर्म में कितना परसेंट, 70% ट्रांसपोर्ट होता है, ये हमें पता है। क्लियर है? अच्छा, लेकिन जब ये एल्वेलाई के पास में जाएगा ना तो ये भी टूट जाएगा, किसमें बताइए, ये टूट जाएगा CO2 में, और किसमें बच्चों, CO2 में प्लस क्या, OH माइनस के फॉर्म में। क्लियर है? तो एल्वेलाई के पास में ये CO2 के फॉर्म में रिलीज होता है, यही चीज बोल रहा है। आगे देखिए, अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है यहां पर है, देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा गया, एवरी 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रखिएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्ड अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द एल्वेलाई। मैंने आपको बताया था कि अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, 100 ml, तो ये कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करेगा, 5 ml, याद रखिएगा, 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करेगा, किसको, टिश्यू को, है ना, ये पता है। अब टिश्यू के पास बनेगा क्या, CO2, तो ये क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड अगर है कितना, 100 ml, है ना, 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड है तो वो 4 ml CO2 ट्रांसफर करेगा, किसको, एल्वियोलाई को। ठीक है, एल्वियोलाई को ट्रांसपोर्ट करेगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ऐसे आप नोट डाउन कर लीजिए, जितनी बार पढ़ लें, जितनी बार रिवाइज कर लें उतना अच्छा है सर। क्लियर है? बहुत अच्छे, ये सारी चीजें हो गई। अब आइए देखते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे हम रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन को, उसको जान लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी कहती है हमारे पास ब्रेन है सर, ब्रेन ही सुप्रीम कंट्रोलर है, जो करता है ब्रेन करता है, मेरा कोई हाथ नहीं। ठीक है, तो ब्रेन के पास ना दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, एक है मेडुला ऑब्लोंगेटा, एक है क्या, आपका पोन्स वेरुलाई। ठीक है, यही दोनों चीजें कंट्रोल करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, मैं आपको बताऊं, पहले यहां पे फ्लो डायग्राम दे देता हूं, फ्लो चार्ट। देखिए मैं पहले लिखता हूं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, है ना, रेगुलेशन
एक एक लाइन मैच कर जाएगी, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। तो नो डाउट सर दो चीजें होती हैं हमारे पास इसके लिए, है ना। पहला समझिए, पहला जो चीज है वो क्या है, पहला है सर हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर है, ये इनवॉलंटरी प्रोसेस के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे स्नीजिंग, कफिंग, हिप कपिंग, जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, यही है सारे फसाद की जड़, है ना। तुम वॉमिटिंग करना चाहते हो, नहीं करना चाहते लेकिन करवा देता है, यही है, सारी चीजें कंट्रोल करेगा। ठीक है, दूसरा क्या, पोन्स वेरोलाई। एनसीईआरटी सिर्फ पोन्स यहां पर कहती है, जब आप पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वहां पर आपको मिलेगा पोन्स वेरोलाई। क्लियर है, पोन्स वेरोलाई। अब समझिए ये जो पोन्स वेरोलाई है, ये जो पोन्स वेरोलाई है बच्चों, ठीक है, इसमें भी एक सेंटर प्रेजेंट होगा, इसमें भी एक सेंटर प्रेजेंट होगा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी एक सेंटर प्रेजेंट होता है, यानी टोटल दो सेंटर होते हैं। तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है इसके पास होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। नाम क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्लियर, सेंटर। पोन्स वेरोलाई के पास में जो सेंटर होता है उसका नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, याद रखिएगा। अच्छा, पोन्स वेरोलाई एनसीईआरटी खुद कहती है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास में होता है, यानी किसके, क्लोज टू मेडुला ऑब्लोंगेटा। याद रखना, डायरेक्टली नहीं कहती है, इनडायरेक्टली कहती है, क्लोज टू। पोन्स वेरोलाई किसके पास में होगा, क्लोज टू मेडुला ऑब्लोंगेटा, याद रखिएगा ये। ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी समझिए क्या है, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करने के लिए। तो मैं लिख देता हूं, ऐसे शॉर्ट में लिखता हूं, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग रेट। क्लियर है, ब्रीदिंग रेट के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। और अगर हम इसके फीचर लिखें कुछ, है ना, इसके फीचर लिखें तो कुछ 3 फीचर मैं लिख सकता हूं इसके न्यूमोटैक्सिक सेंटर के। पहली चीज क्या होता है, इट इज हाईली सेंसिटिव फॉर CO2 एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, है ना। तो लिख सकता हूं मैं क्या, मोस्ट सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी एसिडिटी के लिए, है ना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए और CO2 के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये हमारी बॉडी में ज्यादा हुए CO2 या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, उस केस में ये एक्टिवेट हो जाएगा, कौन, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्लियर है। दूसरी प्रोसेस क्या है, इट कैन मॉडरेट चेंज द रेट ऑफ रिदम सेंटर। क्लियर है, इट अल्टर मतलब क्या होता है, चेंज, है ना, चेंज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ये क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तीसरी चीज एनसीईआरटी कहती है कि ये इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को, टाइम को रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है, जल्दी सांस लेने के लिए आपको कह सकता है। ठीक है ना, ये क्या करेगा, इट रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। ये 3 चीजें हैं सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट डाउन कर लीजिए। आइए रीड आउट करते हैं। क्लियर है, वाजिबा। जस्ट अ सेकेंड, यहां पर देखिए आप, आइए पढ़ते हैं क्या कहती है एनसीईआरटी, क्या कहती है, ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। बोला है हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम जब चाहे तब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। जैसे हमारे टिश्यू को, सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है, लड़ाई करनी है, भागना है, दौड़ना है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो हम अपने रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा सकते हैं जल्दी। कम करना है तो रुक जाएंगे, है ना, कम हो जाएगा। और ये किसके थ्रू होगा, न्यूरल सिस्टम के थ्रू होगा। न्यूरॉन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे सिग्नल भेजने में, है ना। अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला रीजन, याद रखना, स्पेशलाइज्ड सेंटर किसमें प्रेजेंट होगा, मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन में, कॉल्ड क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। याद रखना, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां पर होता है, मैंने बताया मेडुला में प्रेजेंट होगा। इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल
फॉर दिस रेगुलेशन, ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करने के लिए मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? प्राइमरली मतलब क्या, मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। आगे देखिए, अनदर सेंटर प्रेजेंट इन पोन्स रीजन, पोन्स क्या, पोन्स वेरुलाई रीजन है ना, पोन्स वेरुलाई ऑफ द ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली चीज याद रखना, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, पोन्स वेरुलाई के पास कौन सा है बताइए? न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, कैन मॉडरेट, जो कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर है पोन्स के पास, वो मॉडरेट कर सकता है, चेंज कर सकता है। मॉडरेट मतलब क्या? चेंज कर सकता है, ठीक है, किसका? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। एंड न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। देखो दूसरा पॉइंट मेरा है ना, ये रिड्यूस कर सकता है किसके? ड्यूरेशन को, इंस्पायरेशन के टाइम को रिड्यूस कर सकता है। एंड क्या? एंड देयर बाई अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, और अल्टर चेंज कर देगा रेस्पिरेटरी रेट को। क्लियर है? अ कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू रिदम सेंटर विच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, है ना, हाइड्रोजन आयन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना, हाइड्रोजन और CO2 के लिए मोस्ट सेंसिटिव है, कीमोसेंसिटिव एरिया है ना। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो कीमोसेंसिटिव एरिया है, कहां पर प्रेजेंट है? पोन्स वेरुलाई। पोन्स वेरुलाई किसके बगल में है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, याद रखिएगा। क्लियर है? इंक्रीज इन these substances can active this center which in turns can signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by which these substances can eliminated। बोल रहा है कि अगर CO2 ज्यादा हो गया, हाइड्रोजन ज्यादा हो गया, एसिडिटी ज्यादा हो गई, उस केस में न्यूमोटैक्सिक सेंटर किसको सिग्नल भेजेगा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, जिसकी वजह से CO2 को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाला जा सके। क्लियर है? आगे देखो, यहां से एक नई इंपॉर्टेंट लाइन है, रिसेप्टर एसोसिएटेड विथ एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, है ना। जब आप हार्ट पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा एओर्टिक आर्क क्या होती है, निकलती है जो जाती है डॉर्सल एओर्टा में, ठीक है, डॉर्सल एओर्टा से अराइज होती है। कैरोटिड आर्टरी वो होती है जो ब्रेन को, है ना, जो हेड को, जनरली हेड को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, किसके रिसेप्टर? CO2 और हाइड्रोजन की, ठीक है। also can recognize change in CO2 and hydrogen ion concentration and send necessary signal to the rhythm center for remedial action। अगर इनका कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो तुरंत वहां से सिग्नल मिलेगा और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करेगा? रेस्पिरेटरी रेट को चेंज कर देगा। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो, हम जिंदा किससे रहते हैं? ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे हमारे बॉडी को रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करने में। देखो क्या बोला है, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना, ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंस, इनसिग्निफिकेंट बोला है मतलब इनर्ट है, इनर्ट है, कोई काम नहीं ऑक्सीजन का, काम किसका? सिर्फ हाइड्रोजन का और CO2 का, ये याद रखिएगा। क्लियर है? आई होप सो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। ये देखिए डिसऑर्डर, डिसऑर्डर में पहले क्या जानेंगे आप? डिसऑर्डर में देखिए पहला वेरी वेरी IMP करिए, वेरी IMP करिए बच्चों। क्या? अस्थमा। अस्थमा को पहले लिखेंगे, ये एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, एलर्जिक डिसऑर्डर है ना। तो आपने कई लोगों को, अस्थमा के पेशेंट को आपने देखा होगा यूज करते हुए, बहुत सारे अस्थमा के इनहेलर पंप आपने यूज, फिस जो होता है ना, आपने देखा होगा उसको यूज करते हुए। तो ये होता क्यों है वो समझ लो पहले। तो ये एलर्जिक डिसऑर्डर है, एलर्जी की वजह से होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिनको पॉलन ग्रेन्स या किसी डस्ट पार्टिकल्स या किसी अदर चीज से एलर्जी होती है, तो उनको अस्थमा हो सकता है। देखिए ये क्या है? अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अगर आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन को लिखेंगे क्या? इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो गया तो आपकी साउंड में वीजिंग आएगी। वीजिंग मतलब क्या? एक आवाज सी आएगी, जैसे कफिंग के टाइम पर एक थोड़ी सी आवाज आती है ना, उस टाइप की, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फेक्शन हो चुका है। क्लियर है? एम्फाइसेमा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है? पहली चीज, इट इज ए क्रॉनिकल डिसऑर्डर। क्रॉनिकल मतलब क्या? लॉन्ग डिसऑर्डर, काफी टाइम लेता है,
तुरंत नहीं हो जाएगा, महीने 2 महीने में नहीं होता, थोड़ा टाइम लेता है, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, है ना, टाइम टेकिंग है ये। इन विच एल्वुलर वॉल इज डैमेज, याद रखना एल्वुलर की वॉल डैमेज हो जाएगी, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एल्वुलाई ही साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, अगर वो डैमेज हो गई उसकी वॉल, तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, और रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ तो ऑक्सीजन कम से कम ब्लड वेसल में आ पाएगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगेगी हमें। क्लियर है? वन ऑफ द मेजर कॉज दिस इज सिगरेट स्मोकिंग, यानी सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ऐसा होता है। तो जो लोग धुआं उड़ाते हैं समझदार हो, ठीक है, समझ जाइए कि एम्फाइसेमा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर में देखिए क्या होता है, इन सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, so much dust is produced that is defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. Long exposure can give rise to inflammation leading to the fibrosis, that is what proliferation of fibrous tissue, and thus causing serious lung damage. Worker in such industry should wear protective mask. तो ये सिंपली बोला है कि ऐसी इंडस्ट्री जहां पे माइनिंग होती है, स्टोन ग्राइंडिंग होती है, या फिर स्टोन की ब्रेकिंग होती है, वहां पर जो एयर होती है ना, उसमें डस्ट के पार्टिकल उड़ रहे होते हैं। तो जब वो उस एयर को इनहेल करते हैं, उनके साथ वो डस्ट के पार्टिकल भी उनके लंग्स में चले जाते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, फाइब्रोसिस कॉज कर देते हैं, तो उनको बहुत सीरियस लंग डैमेज हो जाता है। तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्टिव मास्क पहनना चाहिए। क्लियर है? तो ये चैप्टर फिनिश हुआ। ये वीडियो आपको कैसे लगी, ये पूरी सीरीज आपको कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए प्रदीप बायोलॉजी को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।